अब जरा सोच के देखिए कि अगर आपको डेली मटन चिकन दिया जाए तो फिर आपकी क्या स्थिति हो सकती है। वही हाल जनता का भी होता है। एक जनता से प्रतिनिधि जो है वो कितना बार अगर अपेक्षा रखते हैं और उसके बाद उस अपेक्षाओं पर जब प्रतिनिधि नहीं उतरते हैं तो जनता उनसे उबना तय हो जाता है। तब जब आप एक नहीं दो नहीं उससे ज्यादा बार के प्रतिनिधि हो जाते हैं। एक बार जनता को बड़ा उम्मीद होता है प्रतिनिधि से, दूसरी बार में उस उम्मीदों पर थोड़ा सा भरोसा कम होता है, फिर उसके बाद जब वो रिपीट करने लगते हैं तो जनता का हाल वही हो जाता है। इसी पर चर्चा में आज हम लोग राजनीतिक भविष्य के बारे में बात करेंगे, कस्बा के प्रत्याशियों को लेकर कि किस लोगों की भविष्य राजनीतिक कौन सी पार्टी में हो सकती है और कौन सीट निकाल सकते हैं, किस कंडीशन निकाल सकते हैं और कौन सीट लूज करेगा तो किस लेवल पर लूज करेगा, या फिर जनताओं के बीच में चर्चा क्या है। तो कस्बा एक ऐसा विधानसभा का क्षेत्र है जहां पर 40% आबादी सिर्फ मुस्लिमों की है, यानी कि 60% में पूरा हिंदू जो जातिवाद में बढ़ जाता है। वहां पर एक ही फॉर्मेट है, अलग अलग जातियों की अलग अलग पार्टियां होती है, लेकिन जो 40% मुस्लिम है उसकी सिर्फ एक ही पार्टी है, महागठबंधन। अब उसके अलावा उस एनालिसिस पर हम लोग चलते हैं क्योंकि वहां पर जो अभी विधायक है आफाक आलम, वो 2005, 2010, 2015, 2020 यानी कि 4 टर्म से लगातार विधायक है। जब सरकार बनी है इंडिया की महागठबंधन की तो मंत्री भी रहे हैं। अब आज के सिनेरियो की अगर हम लोग बात कर लें, क्योंकि जब मुस्लिम आबादी ज्यादा है तो कैंडिडेट भी ज्यादा है, जब कैंडिडेट ज्यादा है तो वोटों का बिखराव भी ज्यादा होगा, जब वोटों का बिखराव ज्यादा होगा तो जो पीछे से निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के चल रहे हैं वो कुछ ही वोटों से हारते हैं। कभी 2000 वोटों से हारते हैं, कभी 7000 वोटों से हारते हैं, कभी 13000 वोटों से हारते हैं। तो वो उनका अपना एक एनालिसिस है, उनका अपना एक गन्ना है जिसका नाम प्रदीप दास है। कोई भाजपा से लड़े, 2020 में जो है एलजेपी से लड़े, 2015 में जो है वो बीजेपी से लड़े और 2010 में जो है बीजेपी से लड़े। 2020 में उनको टिकट नहीं मिला क्योंकि गठबंधन में सीट हमको चला गया, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को चला गया था। लेकिन फिर भी तभी जो चिराग जो लंका चला रहे थे एलजेपी मतलब जेडीयू का, इसलिए वहां से एलजेपी के टिकट पर प्रदीप दास चुनाव जीते और सेकंड पोजीशन पर 60,132 वोट ला कर रहे। और उसके बाद जो हिंदुस्तान अवाम मोर्चा की पार्टी का है वो राजेंद्र यादव 23,716 वोट लाए, जबकि दोनों गठबंधन के ही अंक थे। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो 14-8 यानी कि आपको 83,000 समथिंग वोट होता है। जबकि आफाक आलम को जितना हमने आपको आबादी वहां बताई मुस्लिम की 40%, वोट परसेंटेज की अगर बात कर लिए तो उनको 41.1% वोट है, यानी कि 1% हिंदुओं ने आफाक आलम को वोट किया। डाटा के हिसाब से हम लोग आपको बता रहे हैं, यानी कि उन्हें वोट 77,410 आया 2020 के चुनाव में। अगर 2015 की हम लोग बात करें जिसमें कि प्रदीप दास को भाजपा से टिकट मिला और उस समय उन्हें वोट मिला 79,839 और आफाक आलम को वोट मिला 81,633। क्योंकि सीधा सीधा मुकाबला एक इंडिया यानी कि एक महागठबंधन यानी कांग्रेस और दूसरा भाजपा के बीच में हो गया, इसलिए जितने भी प्रत्याशी से 4,000-5,000 के आसपास सब सिमट गए, जिस पे हम लोग बात नहीं करते हैं। लेकिन एक चर्चा जरूर कर सकते हैं संजय कुमार मिर्जा को लेकर, जो भाजपा से ही ताल्लुक रखते हैं। इस बार वहां पर मुख्य पार्षद का चुनाव भी लड़े थे, उसमें भी शिकस्त हुई और उस वक्त में 2015 में इंडिपेंडेंट खड़ा हुए 4,770 वोट लाए। यही आपको समझना है, ये सिस्टम समझना है। यानी कि अगर ये आंकड़ा जो वोट की वहां पर कोई निर्दलीय ला लेता है या कोई भी थर्ड कैंडिडेट ला लेता है, अगर वो वोट भाजपा को या उसके गठबंधन को मिल गया तो वहां पर आसानी से टिकट जो है वो एनडीए के खाते में जा सकती है। एक और छोटा सा आंकड़ा आप ले लीजिए 2010 को लेकर, जहां पर कि आफाक आलम को 47 वोट, यानी कि आप समझिए 10 में उनको 47% वोट पड़ता है और उसके बाद 2015 में जो है 44 पड़ता है, 47 से 44, 3% का डाउनफॉल, यानी 3% वोट उनका घटता है, यानी कि वो मुस्लिम कहीं ना कहीं और शिफ्ट हो रहा है। अब उसके बाद 2020 में 41 हो जाता है, यानी कि फिर और कुछ मुस्लिम कहीं और शिफ्ट हो गया। तो ये आपको समझना है कि पहले कि इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि मुस्लिम के अलावा कुछ हिंदू वोट भी इनको करते हैं। लेकिन अब हम लोग आपको ये एनालिसिस बता रहे हैं भाई, क्योंकि देखिए 2010 में जो प्रदीप दास भाजपा से थे उन्हें 58,570 वोट मिला था, 43.75%, और आफाक आलम को कांग्रेस में रहते हुए 63,025 वोट मिला था, 47%। उसके अलावा जो नीचे थे अखिलेश और एलजेपी के लोग थे वही 4,000-2,000 के आसपास थे। आंकड़ा आपको यहाँ समझना है, आंकड़ा यहाँ पर सिंपल है। जो मैंने आपको बताया कि स्वाद के बारे में, तो अभी स्वाद कस्बा का बिगड़ चुका है। कस्बा का स्वाद इसलिए बिगड़ गया क्योंकि जो आफाक आलम थे वो बीच में बीमार भी पड़ गए, और जिस हिसाब से कांग्रेस में आने के बाद पप्पू यादव ने एक सनसनी जरूर फैला दी है कि नेतागिरी करना है तो फेसबुक पर दिखना पड़ेगा।
सिंपल सी बात है। नेतागिरी करनी है, पूर्णिया ये बात मैसेज दे चुका है लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा उपचुनाव में। अगर नेतागिरी करनी है तो आपको श्राद्ध में भी जाना पड़ेगा, आपको छठी में भी जाना पड़ेगा। उसके अलावा जो भी आप काम करेंगे उसको फेसबुक पे डालना ही पड़ेगा, क्योंकि वही आपका एनालिसिस करेगा कि आप नेता हैं या फिर नहीं है, आप काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। आप ओवरब्रिज बना दीजिए, आप शिलान्यास कर दीजिए, आप रोड दे दीजिए, वो ठीक है, आपने जनता को वो चीज दे दिया, लेकिन वो आपका वोट का पैमाना यहाँ नहीं होगा। अगर आप फेसबुक पर दिखेंगे, काम करते हुए दिखेंगे, चेहरा काम करते हुए दिखना चाहिए, तो आपको पब्लिक समझेगी हाँ भाई हमारा नेता काम कर रहा है। ऐसा ही एक नेता है जिसका नाम है इरफान आलम। चेहरा ही देखेंगे ये लगेगा कि मतलब इसी तरह से कहीं चौपाल बैठते हैं, देखते हैं 20 लड़का को लेकर बैठे हुए हैं। अगर कुछ कर भी रहे हैं, अपना बिस्कुट खा रहे हैं, उसको बिस्कुट खिला रहे हैं, अपना भी अगर कुछ भी कर रहे हैं, पूरिया खा रहे हैं या जो करना हो, ये कहीं बेड पर बगल में कार्यकर्ता सोया हुआ है तो वो भी सो रहे हैं भाई। मतलब गजब का ट्यूनिंग है। कार्यकर्ता ऐसा लग रहा है कि जैसे एक होता है ना कि उसके बच्चे हो, उस हिसाब से कार्यकर्ताओं को रखते हैं साथ में और हुजूम निकलता है। क्योंकि लगातार ये इनकी कहानी रही है 4-5 टर्म से, ये भी प्रमुख रहे हैं। भले ब्लॉक की राजनीति होती है प्रमुख, लेकिन प्रमुख में बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी। जो इनके ड्राइवर होते हैं वो इनका प्रमुख हो जाता है, जो पत्नी होती है वो भी समिति 5-7 समिति अपना घर में बना लेते हैं और उसके बदौलत ये बनते थे प्रमुख। अलग बात है कि इस बार उनको ये शोहरत महल मतलब नहीं मिल पाया, लेकिन जो प्रमुख है वो आज भी इनके ड्राइवर ही हैं। उसके बाद जो मुख्य पार्षद का चुनाव हुआ था, क्योंकि कस्बा इस बार नगर परिषद बन गया, तो वहां पर इन्होंने भरपूर मदद करके, खुलेआम मदद करके कुमारी छाया, जिसके भैंसुर का नाम गोपाल यादव है। भैंसुर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पति का मिट्ठू यादव है, लेकिन वो उनसे ज्यादा सक्रिय भूमिका में गोपाल यादव रहते हैं। इसी तरह से पंचायती वंचती करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, लेकिन वो भी इनके ही सहयोग से मुख्य पार्षद बने हैं। अब इनको इनका सहयोग करना है, क्योंकि इनके यानी कि जो आपका इरफान है उनके सहयोग के बिना वो मुख्य पार्षद नहीं बन सकते हैं। और ये इनको अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये विधानसभा नहीं जा सकते हैं। और इनके ऊपर फंडिंग करने के लिए नवीन यादव का हाथ है, जो कि चचेरे भाई लगते हैं गोपाल यादव के। और सबका समीकरण भी सेट है, क्योंकि नवीन यादव भी आरजेडी से हैं और अफाक आलम जो है कांग्रेस से हैं और इरफान कांग्रेस से प्रयास कर रहे हैं। तो ये समीकरण जो आपको बतला रहा है, इस समीकरण के मुताबिक इरफान इस बार पूरे मूड में है कि भैया आधा से अधिक हमारा उम्र निकल गया है, अब पैसा भी पप्पू यादव खर्चा करवा दिए हैं कि भैया तुम करो खर्चा, तुमको टिकट दिलवाएंगे कांग्रेस से। और कांग्रेस से टिकट मिलना मुश्किल भी लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस से ज्यादा नाम जो है वो चल रहा है अफाक आलम का। जनता में भी वो चीज, वो बीज डाला जा चुका है कि यहाँ काम नहीं हुआ है। हमने न्यूज चलाया, मिलियन सब व्यूज आए। व्यूज ये इशारा करता है कि आपके लोग इतने खिलाफ हैं, इतने लोगों को उस वीडियो में रुचि आ रहा है, इसलिए व्यूज भी मायने रखता है। याद रखिएगा, अगर जो भी लोग डिजिटल मीडिया को हल्के में लेते हैं, बार बार आपको नेपाल तेज वाला एग्जाम्पल थोड़ी हो सकता है। जनजी ने दिखा दिया ना कि सोशल मीडिया क्या चीज है। तो सोशल मीडिया का व्यूज इस ओर इशारा कर रहा है। अगर आपकी नेगेटिविटी चल रही है तो कहने का मतलब है मार्केट में आपका नेगेटिविटी है। अगर आपको पॉजिटिविटी दिख रहा है तो इसका मतलब है मार्केट में आप पॉजिटिव हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इरफान या उसकी टीम, उसके लोग इस बात को कस्बा में दिमाग में डाल दिए हैं कि कस्बा की बदहाली का जब से बड़ा मतलब कि जो है आरोप या फिर उसके लिए जिम्मेवार अफाक आलम। अब उस परिस्थिति में अगर इरफान लड़ते हैं डायरेक्टली, तो उस हिसाब से अब ये भी यहाँ पर सिर्फ एक ही पेच फंसा हुआ है। अगर प्रदीप दास को टिकट मिल जाता है एनडीए गठबंधन से, या फिर जिसको भी मिलता है, अगर वो प्रदीप दास चुनाव नहीं लड़ते हैं तो वो जीत जाएंगे। लेकिन अगर प्रदीप दास को ही टिकट मिलता है और इरफान इधर से खड़ा हो जाते हैं, दूसरा कोई भी इंडिपेंडेंट भी अगर खड़ा होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आसानी से प्रदीप दास सीट निकाल सकते हैं। लेकिन इरफान इस बार चुनाव जीते इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन उनके ही इर्द गिर्द में कस्बा की राजनीति घूमेगी, इस बात की पूरी गारंटी है। तो ये चुनावी विश्लेषण हम लोग कस्बा को लेकर कर रहे थे। मतलब ये है कि इरफान के ही धुरी पर अगर इनको टिकट मिल जाता कांग्रेस से, तो ये अपना सीट निकाल लेते, उस जगह पर ये कब्जा जमा लेते जो अफाक आलम की कुर्सी थी। या फिर जो कस्बा में कांग्रेस ही जीतेगा, कौसे कस्बा कौसे कांग्रेस, वो बरकरार रहता। लेकिन जब इनको टिकट नहीं मिलेगा, या देखिए क्या कुछ होता है। और अगर अफाक आलम को मिलता है तो उस परिस्थिति में इनका कहना है कि ये चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, क्योंकि कई बार ये जेडीयू में पहले भी रहे हैं, पिछले बार ये मन मार के रह गए थे, इस बार उम्र भी खत्म होते जा रहा है, इसलिए ये भी चुनाव लड़ेंगे प्रदीप दास के जैसे। तो इधर से प्रदीप दास है और उधर से पिछले बार राजेंद्र यादव चुनाव लड़े थे, लेकिन उनका जो पार्टी है उसी को इस बार भाव एनडीए में नहीं मिल रहा है। अब उसको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, मगर साफ तौर पर आप ये कह सकते हैं कि इरफान के ही इर्द गिर्द एक और नाम है इफ्तिखार आलम मुन्ना, जिसके पास 8000 वोट है, जिस बार जनस्वराज में चले गए, पिछले बार इंडिपेंडेंट से 3rd पोजीशन पर रहे थे, सॉरी 4था पोजीशन पर रहे थे। अब इस बार ये सब कुछ आपको इसलिए बता रहे थे, एक इरफान इस बार पूरे गेम को किस हिसाब से बदलेगा
किस तरह से हो सकता है कांग्रेस से ये टिकट निकालकर एनडीए को दे दे, या फिर अगर एनडीए नहीं बल्कि इंडिया से इसी को टिकट मिल गया तो ये भी चुनाव जीत सकते हैं। ये पूरा आकलन है। बाकी जनता भगवान, जनता के बीच में क्या कुछ चर्चाएं हैं, क्या कहती है जनता, वो भी हम आपको अपने वीडियो में दिखाएंगे। वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद।